हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का पार्ट 2। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 तक आपका कंप्लीट हो गया था। मन के 3 स्तर। मन के 3 स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों? आपको बता दूं, शायद ने मन के 3 स्तर बताए हैं, वो भी चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन का संबंध वर्तमान से है। जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल होता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। दूसरा है अचेतन मन। अचेतन मन उसे कहते हैं जहां अहम या अति अहम के कारण वृत्त्यात्मक ऊर्जा सफल नहीं हो पाती है, तब भावनाएं कुंठित होकर इस स्तर में एकत्र हो जाती हैं। तीसरा है अर्धचेतन मन। यह चेतन का ही एक रूप होता है। इसमें व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं एवं मनोविकार दबे रहते हैं। यह एक ऐसा मन है जिसमें चीजें याद करने से याद आती हैं, याद नहीं आती हैं, परंतु जब मन पर जोर दिया जाता है तो कोई भी चीज याद आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान दीजिएगा। मार्क्सवादी साहित्य की प्रमुख स्थापनाएं बताइए। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मार्क्सवादी साहित्य की प्रमुख स्थापनाएं इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा आंसर पर। मार्क्स और एंजिल्स ने एक साथ मिलकर अनेक विषयों पर लिखा है। मार्क्स और एंजिल्स ने एक साथ मिलकर अनेक विषयों पर लिखा है। लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ में उनके साहित्य और कला संबंधी विचार एक साथ प्रकाशित हुए। लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ है, उनका ग्रंथ क्या है? लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ में उनकी साहित्य और कला संबंधी विचार एक साथ प्रकाशित हुए। इनमें साहित्य से संबंधित मार्क्सवादी स्थापनाएं निम्नलिखित है। पहला है साहित्य एवं कला एक ही विचारधारा के रूप है। पहला है साहित्य एवं कला एक ही विचारधारा के रूप है। दूसरा है समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से साहित्य और कलाएं उत्पन्न होती हैं और उसी पर स्थित और आधारित रहती हैं। समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से साहित्य और कलाएं उत्पन्न होती हैं और उसी पर स्थित और आधारित रहती हैं। आगे देखिए, तीसरा है कभी साहित्य और कला का प्रभाव परिस्थितियों पर पड़ता है तो कभी परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य और कला पर पड़ता है। कभी साहित्य और कला का प्रभाव परिस्थितियों पर पड़ता है तो कभी परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य और कला पर पड़ता है। चौथा है जब आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होता है। जब आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होता है तो साहित्य, कला और विचारधारा के अन्य रूपों में उसी तेजी के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। जब आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होता है तो साहित्य, कला और विचारधारा के अन्य रूपों में उसी तेजी के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। पांचवा है कला के उद्भव और विकास में श्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके माध्यम से ही कला के निर्माण की शक्ति और क्षमता प्राप्त होती है। कला के उद्भव और विकास में श्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके माध्यम से ही कला के निर्माण की शक्ति और क्षमता प्राप्त होती है। छठा है यह भी माना जाता है कि श्रम विभाजन के असंतुलित होने के कारण कलात्मक प्रतिभा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। साम्यवादी समाज में विसंगतियां परिलक्षित नहीं होती हैं, इसलिए सभी लोग अन्य कार्यों के साथ साथ कलाकार भी होते हैं। छठा क्या है? यह भी माना जाता है कि श्रम विभाजन के असंतुलित होने के कारण कलात्मक प्रतिभा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। साम्यवादी समाज में विसंगतियां परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए सभी लोग अन्य कार्यों के साथ साथ कलाकार भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? आपको तो 100% आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? अरस्तु द्वारा प्रयोग किए गए अनुकरण शब्द के अर्थ को विभिन्न टीकाकारों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि इस प्रकार आप देख सकते हैं। प्रोफेसर बूचर का मानना है अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। प्रोफेसर बूचर का मानना है कि अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान।
आगे देखिए, प्रोफेसर मुरे के अनुसार अनुकरण अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। प्रोफेसर मुरे के अनुसार बताया गया है अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। अरस्तु ने कला के विषय में कहा है कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर। अरस्तु ने कला के विषय में कहा है कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। कला क्या है? कला प्रकृति की अनुकृति है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप से न होकर उसके आंतरिक रूप, काम, क्रोध, मनोविकार से भी है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप से न होकर उसके आंतरिक रूप, काम, क्रोध, मनोविकार से भी है। अरस्तु ने सामान्य नकल को नहीं बल्कि उसके साथ सृजनशीलता को महत्व दिया था। फिर से एक बार देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? अरस्तु द्वारा प्रयोग किए गए अनुकरण शब्द का अर्थ को विभिन्न टीकाकारों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रोफेसर बूचर का मानना है अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। प्रोफेसर मुरे के अनुसार अनुकरण अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। अरस्तु ने कला के विषय में कहा कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। ये लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अरस्तु ने कला के विषय में कहा है आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप से न होकर उनके आंतरिक रूप, काम, क्रोध, मनोविकार से भी है। अरस्तु ने सामान्य नकल को नहीं बल्कि उसके साथ सृजनशीलता को भी महत्व दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य की शक्ति माना, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। उनके अनुसार कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है। कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, वह उसका वस्त्रावरण है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा है, जो सर्वत्र यानी कि सब जगह है, सभी जगह है और प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत सैद्धांतिक आलोचना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर से देखिए, कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायनी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायनी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। उनके अनुसार कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, वह उसका वस्त्रावरण है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा है, जो सर्वत्र है यानी कि सभी जगह है और प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत सैद्धांतिक आलोचना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे देखिए, कल्पना का अंग्रेजी अर्थ इमेजिनेशन है। कल्पना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इमेजिनेशन। और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमेजिनेशन से हुई है। फैंटेसी योजना पर कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले कल्पना के विषय में अनेक असंगत धारणाएं विद्यमान थी। पहले कल्पना को प्रकृति के वरदान या किसी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जाता था। पहले कल्पना को प्रकृति के वरदान या किसी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जाता था। यह ऐसी शक्ति मानी जाती थी जिसकी तार्किक व्याख्या संभव नहीं है। यह भी माना जाता है ये दिव्य, अलौकिक एवं तारकातीत शक्ति जन्म से ही मिलती है। कॉलरिज द्वारा कल्पना पर सैद्धांतिक रूप से विचार करके इसे तर्क के आधार पर कसने का प्रयास किया गया। कॉलरिज द्वारा कल्पना पर सैद्धांतिक रूप से विचार करके इसे तर्क के आधार पर कसने का प्रयास किया गया। कॉलरिज ने कहा कि कल्पना के विषय में प्रचलित धारणाएं पूर्णतः सत्य नहीं है। कॉलरिज ने कहा कि कल्पना के विषय में प्रचलित धारणाएं पूर्णतः सत्य नहीं है, यानी पूरी तरह से सत्य नहीं है, तथा इसमें केवल एक पक्ष पर बल दिया गया है,
वो कहते हैं कि कल्पना दिव्य शक्ति हो सकती है। ये जो कल्पना होती है ये दिव्य शक्ति हो सकती है, पर वो रहस्यमयी नहीं है तथा उसकी व्याख्या संभव है। उनके अनुसार कल्पना की विस्तृत व्याख्या की गई है। फिर से एक बार देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फिर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य की शक्ति माना, स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। उनके अनुसार कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है, वह उसका वस्त्रावरण है, गति उसका जीवन है और कल्पना उसकी आत्मा है जो सर्वत्र है, यानी कि सभी जगह है और प्रत्येक में है और सबको समन्वित कर उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत सैद्धांतिक आलोचना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे देखिए, कल्पना का अंग्रेजी अर्थ इमेजिनेशन है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमेजिनेशन से हुई है। फैंटेसी योजना पर कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले कल्पना के विषय में अनेक असंगत धारणाएं विद्यमान थी। पहले कल्पना को प्रकृति के वरदान या किसी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के रूप में देखा जाता था। एक ऐसी शक्ति मानी जाती थी जिसकी तार्किक व्याख्या संभव नहीं है। ये भी माना जाता था ये दिव्य अलौकिक एवं तारकातीत शक्ति जन्म से ही मिलती है। कॉलरिज द्वारा कल्पना पर सैद्धांतिक रूप से विचार करके इसे तर्क के आधार पर कसने का प्रयास किया गया। कॉलरिज ने कहा कि कल्पना के विषय में प्रचलित धारणाएं पूर्णतः सत्य नहीं है तथा इसमें केवल एक पक्ष पर बल दिया गया है। वो कहते हैं कि कल्पना दिव्य शक्ति हो सकती है पर वो रहस्यमयी नहीं है तथा इसकी व्याख्या संभव है। उनके द्वारा कल्पना की विस्तृत व्याख्या की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36।